Hello student, today we will discuss on methods of minimizing errors. एरर जो हमारी एक्चुअल लिमिट होती है, एक्चुअल जो रिज़ल्ट होता है उससे जो डिविएशन हो जाता है, उसके पीछे जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम एरर्स कहते हैं, जो गलतियां हमारी होती हैं। ये डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट टू टाइप की थी। डिटर्मिनेंट जिसको दूर किया जा सकता था, इनडिटर्मिनेंट जो एक्सीडेंटली थी, रैंडमली थी और उनको हम मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कुछ मेथड्स आपको बताए जाएंगे जिससे जो डिटर्मिनेंट एरर हैं उनको हम कुछ हद तक मिनिमाइज़ कर पाएंगे, और अगर इनको हम सही से अप्लाई करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि जो इनडिटर्मिनेंट एरर आती हैं वो भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं एरर्स हमारे रिजल्ट को इफ़ेक्ट करती हैं, तो हमें इनको मिनिमाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एरर बेसिकली पॉसिबली जो है किसी भी एनालिसिस में हमारे रिज़ल्ट को अफेक्ट करती हैं, तो उनको मिनिमाइज़ करने के यहाँ पर कुछ मेथड्स बताए गए हैं। दीज आर फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट है कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अपरेटस एंड अप्लाइंग कंडीशंस। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अपरेटस एंड अप्लाइंग कंडीशन, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बाई कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक यूवी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पीएच मीटर, पोटेंशियोमीटर एक्सेट्रा इन ग्लासवेयर लाइक ब्यूरेट, मेजरिंग सिलेंडर एक्सेट्रा, परफॉर्मिंग एनालिसिस, one can eliminate errors to very much extension. Error can also minimized by applying necessary correctness of the source of error is known. तो कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अपरेटस एंड अप्लाइंग कंडीशन का मतलब ये हुआ कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करने जा रहे हैं, जैसे वो पीएच मीटर है या यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है या पोटेंशियोमीटर है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कैलिब्रेट करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर जो इसकी गाइड बुक होगी उसमें हम देखेंगे कि इसमें कितना डेविएशन हमको कंसीडर करना है, रिजल्ट कितना डेविएट कर सकता है, किस लिमिट तक हम इसको अपना डेविएशन जो है वो मानना है। तो एक बार उसका कैलिब्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। स्टैंडर्ड के थ्रू हम उसका कैलिब्रेशन कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसको अपने प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे। इस वजह से या इस तरीके से हम एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद अपरेटस है। अपरेटस जो है वो उसको भी हम कैलिब्रेट करेंगे। अपरेटस जैसे कि हम लोग ब्यूरेट यूज़ करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो इनका भी कैलिब्रेशन ज़रूरी है। इसके कैलिब्रेशन से जो अमाउंट हमको कैलकुलेट करना होता है या जो अमाउंट हमको अपने प्रैक्टिकल में यूज़ करना होता है उसमें डिविएशन नहीं हो पाता है। कई बार हम इंस्ट्रूमेंट तो कैलिब्रेट कर लेते हैं बट अपरेटस को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रैक्टिकल में या हमारे रिजल्ट में एरर आ जाती है। इसके बाद कंडीशन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार किसी चीज़ को हमको ड्राई करना होता है मॉइस्ट एयर में या ड्राई हीट में, या पूरी तरह से उसको ड्राई करना होता है, उसमें एकदम मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें कंडीशन को ध्यान रखते हुए कि अगर हमें उसको कम्प्लीटली ड्राई रखना है तो उस सिनेरियो में या उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन जहाँ पर प्रैक्टिकल हो रहे हैं वहाँ पर भी ड्राई कंडीशन बनी रहे। तो इस तरह से कंडीशन को भी हम मिनिमाइज करके या कंडीशन को हम कंट्रोल करके हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अपरेटस एंड कंडीशन। इसके बाद होता है बाय रनिंग कंट्रोल डिटर्मिनेशन। बाय रनिंग कंट्रोल डिटर्मिनेशन में देखिए, बाय रनिंग ए कंट्रोल डिटर्मिनेशन पैरेलली to the sample by taking standard under same experimental condition, the error can reduce at very low extent, at very accurate extent. Under some experimental condition, the error can be reduced at very possible extent. However, a standard should contain some way of the constituent present in a known sample. The way of the constituent of a known sample can be calculated as result for standard upon result for unknown is equal to weight of constituent in standard upon x, where is x is weight of constituent in unknown solution. अगर हम रनिंग कंट्रोल डिटर्मिनेशन की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसके थ्रू हम एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक तो हमारा सैंपल को कंटेन करते हुए पूरी मेथड को अप्लाई करेंगे, और दूसरा होगा जो स्टैंडर्ड को कंटेन करेगा। स्टैंडर्ड में वही कॉन्स्टिट्यूएंट होगा जो सैंपल में होगा। तो दोनों ही रिएक्शंस एक साथ हम चलाएंगे और एक साथ हम उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि जो
स्टैंडर्ड है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूंट है और जो सैंपल है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूंट है उसमें कितना एरर हमको दिखाई पड़ रहा है, यानी उसके कैलिब्रेशन, उसके जो रिएक्शन है या उसका जो रिजल्ट आया है दोनों का अलग अलग, उसमें कितना डिविएशन हो रहा है। तो इस तरह से हम कंट्रोल डिटर्मिनेशन करके भी हम किसी भी एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आता है बाय रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन। देखिए, जो ब्लैंक डिटर्मिनेशन है उसमें क्या है कि ब्लैंक डिटर्मिनेशन इज द डिटर्मिनेशन अंडर द सेम एक्सपेरिमेंट कंडीशन विच आर यूज फॉर सैंपल एनालिसिस, बट इन दिस केस द सैंपल इज एक्सक्लूडेड। कहने का मतलब है कि ब्लैंक डिटर्मिनेशन में जैसे अभी हम लोगों ने किया कि दोनों में हमने एक में सैंपल रखा है, एक में स्टैंडर्ड रखा, मतलब दोनों में जो कॉन्स्टिट्यूंट हमको प्रेजेंट करना था या जिस कॉन्स्टिट्यूंट को हमें एनालाइज करना था वो दोनों में मौजूद रहा, स्टैंडर्ड में भी सैंपल में भी, और उसके आधार पर हमने डिटर्मिनेशन किया, एनालिसिस करी। लेकिन इसमें क्या है कि जो असेंबली है वो पूरी पूरी चलेगी, लेकिन एक में केवल सैंपल होगा और एक में कोई भी जो स्टैंडर्ड या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उसमें केवल मतलब सैंपल या कॉन्स्टिट्यूंट को हटा के बाकी सारी चीज़ें होंगी, यानी अदर इंग्रेडिएंट उसमें मौजूद होंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूंट होगा वो उसमें मौजूद नहीं होगा। इसीलिए इसका नाम है ब्लैंक डिटर्मिनेशन। इससे क्या होगा कि सैंपल के ऊपर जो भी इम्प्योरिटीज़ का असर है, होना है, या जो भी उसमें रिएक्शंस होने हैं, एडवर्स रिएक्शन होने हैं, उसकी वजह से एक रिजल्ट आएगा। और जो ब्लैंक टाइट्रेशन है जिसमें कि कोई कॉन्स्टिट्यूंट नहीं है, वो अपना एक रिजल्ट देगा। तो फ्रॉम द रीडिंग ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लैंक डिटर्मिनेशन वन कैन एलिमिनेट द एरर एट वेरी मच एक्सटेंट। तो इस तरीके से हम दोनों ही जो मेथड हैं, यानी रनिंग ब्लैंक डिटर्मिनेशन में जो दोनों असेंबली है, उसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि किसमें एरर किस वजह से आ रही है। ब्लैंक डिटर्मिनेशन का जो रिज़ल्ट होगा और जो सैंपल का रिज़ल्ट होगा, दोनों को हम मिलाएंगे और दोनों से हम चेक करेंगे कि क्या एरर, कहाँ से एरर आ रही है। दैट इज़ कॉल्ड बाय रनिंग ब्लैंक डिटर्मिनेशन। उसके बाद है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड एडिशन। In this method, a small amount of standard of constituent present in sample is analyzed for the total amount of constituent present. स्टैंडर्ड एडिशन मेथड में क्या होना है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूंट है, जो स्टैंडर्ड है, उसको हमें पूरे के लिए में करेंगे, पूरे जो सैंपल है उसके लिए हम एनालाइज करेंगे। द डिफरेंस इन द रिजल्ट फ्रॉम सैंपल विद एंड विदाउट एडेड स्टैंडर्ड इज कैलकुलेटेड। एक बार हम सैंपल में स्टैंडर्ड को ऐड करेंगे, एक बार हम सैंपल में स्टैंडर्ड को ऐड नहीं करेंगे। मतलब स्टैंडर्ड जो कॉन्स्टिट्यूंट है एक बार हम सैंपल में ऐड करेंगे, एक बार हम सैंपल में जो स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूंट है उसको ऐड नहीं करेंगे। और इस तरह से जो दो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि एरर कहाँ से आ रही है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जिसकी क्वालिटी, प्यूरिटी और जिसमें स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें जो है पहले से चेक की गई हैं, मतलब पहले से हमें पता है कि इसमें किसी भी प्रकार की एरर नहीं आ सकती। तो उसको ही हम क्या करेंगे, सैंपल में एक बार ऐड करेंगे, एक बार बिना ऐड करे। जब हम इस तरीके से टाइट्रेशन करेंगे तो हमारा जो एरर के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो ये 4 तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपने एनालिसिस के दौरान, अगर हम इन 4 जो मेथड्स हैं इनको ध्यान रखेंगे या इनके किसी एक को भी यूज़ करेंगे तो हम अपने एनालिसिस में एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सारे मेथड यूज़ करें, ये डिपेंड्स कि किस तरीके का रिएक्शन हम कर रहे हैं, उसके आधार पर हम इसमें से बेस्ट जो चूज़ करते हैं वो अपने एनालिसिस या अपने एनालिटिकल मेथड के अकॉर्डिंग हम इन 4 में से कोई एक मेथड चूज़ करके अपनी एनालिसिस को एरर फ्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि मेथड्स जो यूज़ करके हम एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। थैंक यू।